कुछ समय पहले अलबेला गांव में एक किसान सावंत रहता था। सावंत का मन बहुत साफ और काम में मेहनती था। वह हमेशा अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता था। रुपयों की तंगी से अक्सर उसके घर पर नोक झोंक हुआ करती थी, पर वह अपने जीवन से संतुष्ट था और सावंत के परिवार में उसकी पत्नी शिखा और एक बच्चा था। सावंत सेठ हीरा लाल के यहाँ काम करता था। खुद का खेत न होने के कारण वह सेठ हीरा लाल के खेत में मजदूर बन के काम करता था और इस परिश्रम से मिलने वाले रुपयों से वह अपने परिवार का जीवन यापन करता था। अरे भाई, आज तो वेतन मिलने का दिन आ गया है। देखना ये सेठ हीरा लाल फिर कोई न कोई बहाना बनाकर हमारे रुपए काटेगा और वेतन बराबर नहीं देगा। अगली बार एक दिन छुट्टी के बदले एक सप्ताह की पगार काट ली इसने। कहता था बिना बताए छुट्टी लिए हो, ऐसा ही नियम है, एक दिन के बदले एक सप्ताह के रुपए कटते हैं। हाँ मंगलू भाई, तुम सही कह रहे हो। ये सेठ हीरा लाल ना एक नंबर का चालाक और कंजूस है। काम भी दुगुना कराता है और बदले में रुपए भी बराबर नहीं देता है। मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था। उसके बैल की तबीयत खराब हो गई थी तो मेरी आधी पगार काट ली। कहता है तुम्हारे ज्यादा काम करवाने के कारण मेरे बैल की तबीयत खराब हो गई, खुद क्यों नहीं हल चला लेते हो, इसीलिए उसके इलाज में जो खर्च हुआ वो तुम्हारे वेतन से काट रहा हूँ। हे भगवान, इस माह वो मेरा पूरा वेतन दे दे ताकि मैं अपने बच्चे का स्कूल भर्ती करा सकूं। ऐसा कहकर सभी अपने काम पर लग जाते हैं और शाम को काम खत्म करने के बाद सेठ हीरा लाल के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, हर साल महंगाई बढ़ रही है। बाकी सब जगह भी कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया है, पर आपने 5 साल से हमारा वेतन नहीं बढ़ाया है। इतने रुपए में अब घर का खर्च नहीं चलता है। जो चावल के बोरे 5 साल पहले आप 500 में बेचा करते थे उसे अब 1000 में बेच रहे हैं, पर हमारी वेतन उतनी की उतनी ही है। कृपा करके हम पर दया कीजिए और हमारा वेतन भी दुगना कीजिए। बड़े पर निकल रहे हैं, तुमको मजा खाता हूँ। अरे आलसियों, इस बार की फसल देखी है? 1000 बोरी की जगह 990 बोरियां ही हुई है। इस 10 बोरी का नुकसान कौन भरेगा? मेरे पास तुमको इस माह वेतन देने के लिए रुपए नहीं है, आगे माह ही इकट्ठा दे पाऊंगा। अरे नहीं मालिक, पहले तो 1-2 दिन देरी से दे दिया करते थे। इस बार 1 माह देर से हम घर खर्चा कैसे चलाएंगे? घर में राशन लेना है, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, सब कैसे होगा? हाँ सेठ, ये सही बात है। एक तो ऐसे ही वेतन कम है, हमारे पास कोई बचत नहीं रहती। जो कमाते हैं सब खर्च हो जाता है, तो हम कहाँ से खर्च चलाएंगे? कहा ना अभी रुपए नहीं है, कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए? एक ही बात बार बार बोलने के लिए मजबूर मत करो और जाओ यहाँ से। ठीक है सेठ जी, 1 माह बाद ही वेतन दोगे तो 1 माह बाद ही हम काम पर आते हैं। अरे सुनो 2-3 दिन रुको, रुपए की व्यवस्था करता हूँ और काम पर आते रहो, नहीं तो रुपए नहीं मिलेंगे। और अब जाओ। सभी किसान अपने अपने घर आ जाते हैं। अभी क्या हुआ? उसने वेतन बढ़ाया कि नहीं? और स्कूल की फीस का इंतजाम हुआ क्या? कहाँ है वेतन? कितने रुपए लाए? काहे के रुपए, बल्कि वेतन बढ़ाने बोला तो वो सेठ हीरा लाल 1 माह बाद वेतन दूंगा कह रहा था। वो तो हम सब ने 1 माह बाद काम पर आने की धमकी दी, तो जाकर उसने 2-3 दिन बाद वेतन देने की मंजूरी दी है। क्या वेतन कुछ दिन बाद मिलेगा? तो इसे स्कूल की भर्ती कैसे करेंगे? सीट फुल हो गई तो क्या करेंगे? बिना रुपए के कुछ कर भी तो नहीं सकते। अब ऊपर वाले पर ही छोड़ दो, अब आगे उसकी मर्जी। 2-3 दिन की ही तो बात है, इंतजार कर लेते हैं। 3 दिन के बाद सबको पगार मिलने का दिन आ जाता है। ये ले मंगलू, तेरा वेतन इस माह के पूरे 3000 रुपए। ये क्या सेठ जी, मेरा वेतन तो 5000 रुपए है। ये 2000 रुपए कम किस बात के काटे आपने? इस माह मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली है, हर दिन 8-8 घंटे काम भी किया है। ज्यादा बेवकूफ मत बना। जो काम कर करके तू बीच बीच में आराम करता है, उसका क्या? उसके रुपए कौन देगा? पैसे काम करने के मिलते हैं, ना कि आराम करने के। उसके रुपए काट लिए और मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत सिखा। ये 4000 रुपए रखना है तो रख, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ ले। काम के अभाव और मजबूरी में मगलू के पास रुपए रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मगलू बुझे मन से रुपए रख लेता है। और ये ले सावन, तेरे इस माह के 4000 रुपए। ये क्या सेठ जी, मैंने तो कोई छुट्टी नहीं ली और हर दिन 1 घंटे ज्यादा काम करके दिया है ताकि कोई शिकायत का मौका न दूं, और सारे काम समय पे करके दिए हैं, तो किस बात के 1000 रुपए कम दे रहे हो? हाँ वो सब तो ठीक है, पर इस साल 10 बोरे कम फसल हुई है ना, उसका क्या? तुम सभी के कारण इस साल फसल कम हुई है। मैंने तो इस साल 100 बोरे ज्यादा फसल की उम्मीद की। इस 10 बोरे का घाटा तुम सबसे ही तो वसूल करूंगा। ऐसा ना करो मालिक, रुपए के अभाव मेरे बच्चे की स्कूल भर्ती रुक जाएगी। इस माह तो ऐसा ना कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, पूरी तनख्वाह दे दीजिए। मुझे काम से मतलब, जितना और जैसा काम करोगे वैसा ही वेतन मिलेगा। और मैंने तेरा घर चलाने का ठेका नहीं लिया है। तुम सबके निकम्मेपन मैं रुपए लुटाता रहूंगा तो तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। तुझे भी यही ऑफर दे रहा हूँ, रुपए रखना है तो रख, वरना कहीं और काम ढूंढ ले।
हीरालाल जानता था कि गांव में कहीं और उसके सिवा काम नहीं है, इसलिए उन्हें कम रुपए देकर उनका शोषण करता और ये मजदूर किसान दुखी मन से रुपए लेकर चले जाया करते। देखा भाइयों, ये सेठ कितना कपटी है। हम गरीब लोगों की मेहनत के रुपए ठगने से भी नहीं बचता, इसका ईमान तो मर ही गया है। एक तो ऐसे ही कम रुपयों से गुजारा करना मुश्किल होता है, उसमें भी आए दिन ये नए बहाने ढूंढ ढूंढ कर हमारे रुपए काट लेता है। देखना एक दिन पक्का हम सब की से हाय लगेगी और ये कहीं का नहीं रहेगा। नहीं मंगलू, ऐसा नहीं कहते। जैसा भी हो, आज उन्हीं कारण हमारा घर चल रहा है। अगर वो हमें काम नहीं देते तो सोचो, इस गांव में तो हमें कोई और काम दे भी नहीं रहा था। गलती हमारी भी है ना कि हमने किसानी के अलावा और कुछ काम नहीं आता। अगर हमने अपने माँ बाप की बात सुनी होती और पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज इस सेठ के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ता। काहे का हाथ फैलाना, हम काम करते हैं, कोई भीख तो नहीं मांगते ना। जितना काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं और इतना हक का रुपया देने से भी इसके हाथ टूटते हैं। अगर हमारे काम में कमी है, कोई और इसके पास काम करने को राजी नहीं होते, क्यों नहीं हमें निकाल देता। बस धमकी देकर हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है। देखना एक दिन इसे इसके अभिमान का फल मिलेगा और हमें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं मंगलू? कुछ पूंजी होती हमारे पास तो कुछ व्यापार भी करते, जो है जैसा भी है, पर ये सेठ हीरालाल ही हमारा अब सहारा है। थोड़ी देर बात करके सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। आखिर आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। रुपए तो मिले ना? उस सेठ ने 1000 रुपए कम दिए, फीस भरने के लिए 2000 रुपए कम पड़ जाएंगे। उस सेठ ने ना वेतन बढ़ाया, उल्टा 1000 रुपए बहाना बनाकर काट लिया। तो फिर मुन्ना का एडमिशन कैसे कराओगे अच्छे स्कूल में? हमारा जीवन तो जैसे तैसे काट लेंगे, पर क्या इस हमारे बच्चे को भी ऐसा जीवन देंगे? मैं कुछ नहीं जानती, आप दूसरी जगह काम ढूंढो या शाम में कहीं और काम करो, पर मेरे बच्चे को उस स्कूल में दाखिला दिलाओ। अगर कहीं और काम मिलता तो मैं क्या अब तक यही काम करते रहता? तुम्हें जितनी चिंता अपने बच्चे की है उतनी मुझे भी है। मैं स्कूल के मालिक से जाकर कुछ दिनों की मोहलत मांगता हूँ। सावंत स्कूल के मालिक चंदा चंद्र से मिलता है। मालिक, मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है और इस साल अपने कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाया है। मैं उसकी अगली कक्षा में भर्ती करने के लिए रुपए जमा करके रखे थे, पर आपने इस साल फीस बहुत बढ़ा दी। गरीब इंसान इतने रुपए कहाँ से ला पाएंगे? अगर सीट फुल हो जाएगी तो मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। हमें कुछ फीस में छूट दे दीजिए। ये कोई बाजार नहीं है जो यहाँ मोल भाव होता हो। पैसे की कमी है तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दो, चादर से ज्यादा पैर न फैलाओ। अगर आप मेरी जगह होते मालिक तो क्या आप भी यही चाहते? फीस कम नहीं कर सकते तो उधार ही दे दो मालिक, कुछ समय की मोहलत और दे दो। ठीक है, अभी जितने रुपए हैं स्कूल जाकर जमा करवा देना, और बाकी रुपए जमा करने के लिए मैं तुम्हें 15 दिन की मोहलत और देता हूँ। और रुपए पूरा जमा नहीं कर पाए तुम्हारे ये रुपए वापस नहीं होंगे। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत का मौका न दूं। इतना कहकर सावंत वहाँ से चला गया। तभी सामने से कुछ घोड़े दौड़ते आते हैं, जिसके सामने एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर खड़ा रहता है। बूढ़े आदमी को बचाने के लिए सावंत अपनी चिंता किए बगैर उसे बचाने चला जाता है। अरे बाबा, आपको कुछ चोट तो नहीं लगी? आज सब अजीब हो रहा है। आज से पहले इस रास्ते पर घोड़े कभी नहीं दिखे और आपको भी पहली बार देख रहा हूँ यहाँ इस गांव में। और ये घोड़े अचानक से कहाँ गायब हो गए? मैं तो बस ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ जो गरीब और जरूरतमंदों की मदद करता रहता हूँ। ये सब जो तुमने अभी देखा, ये घटना मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रखी थी। तुमने अपनी परवाह किए बिना अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने की कोशिश की। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। बताओ सावंत, तुम्हें क्या चाहिए? अरे चौंको मत, मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपता। तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, ये सब मैं अपनी सख्ती से जान चुका हूँ। बस बाबा, इतनी सी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकूं, उसके स्कूल की फीस भर सकूं। तुम सच में बहुत भोले हो सावंत। तुम मुझसे ढेर सारा धन मांग सकते थे, पर तुमने बस इतनी छोटी सी चीज मांगी। मैं ही तुम्हें अपनी तरफ से कुछ देता हूँ। ये लो जादुई टोकरी। यह जादुई टोकरी है जिसमें तुम जो भी चीज डालोगे उसका 20 गुना ज्यादा प्राप्त होगा। पर हाँ, याद रखना, तुम जो भी चीज इसमें डालोगे उसके अलावा दूसरी कोई भी चीज इसमें डाली तो परिणाम बुरा होगा। ये टोकरी तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें व्यवसाय में पूंजी की जो कमी है उसे पूरा करने में मदद मिल सके। न कि ये पूंजी बनाने के लिए है, न कि यह धन रुपए मांगने के लिए है। इस बात को कभी मत भूलना। इसमें रुपए आभूषण डालकर बढ़ाने की कोशिश ना करना। मेरी इस बात को सदैव ध्यान रखना। इसमें वही सामान डालोगे जिसका तुम्हें व्यवसाय करना है। अनजाने या जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना लेना। सोच समझकर और बिना लालच के वस्तु का चुनाव करना। ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें काम करने में आसानी हो, ना कि इसलिए कि काम न करना पड़े। सावंत टोकरी लेकर घर आ जाता है।
शिखा देखो, मुझे एक बहुत नायाब चीज मिली है। अब ये क्या ले आए? आप तो स्कूल के लिए बात करने गए थे ना, ये क्या खरीद ले आए? क्या आपको अपने बच्चे का जरा भी ख्याल नहीं है? आप क्या टोकरी बेचने का काम शुरू करोगे? तुम तो पूरी बात सुने बिना ही शुरू हो जाती हो। ये कोई आम टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है जिसमें जो भी डालोगे 20 गुना ज्यादा हो जाता है। तब तो इसमें रुपए या आभूषण डालकर हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। नहीं, बूढ़े बाबा ने कहा है कि ये व्यापार करने के लिए उपयोग करना है, ना कि लालच के लिए। और सिर्फ एक चीज चुनो जो व्यापार करने के लिए सहायक हो। ऐसी क्या चीज चुने? धन चुन नहीं सकते? क्यों न इसमें लकड़ी डालें? आप फिर लकड़ी बेचने का काम शुरू करना। अरे शिखा, यहाँ तो जंगल पास में ही है, सब मुफ्त में काट के आ जाते हैं, रुपए देकर कौन खरीदेगा? तो फिर क्यों ना हम पनीर बेचने का काम शुरू करें? वैसे भी कई लोग कहते हैं कि कुछ दिनों बाद पनीर सुनार की दुकान में बिकेगी। हाँ, तुम्हारा यह सुझाव मुझे बहुत पसंद आया, पर पनीर खरीदने तक के रुपए नहीं है मेरे पास। रुको, मैं बाजू घर से मांग कर आती हूँ उधार में। उनके घर आज पनीर की सब्जी बनने वाली थी। उससे पहले शिखा पनीर लेकर आती है और पनीर को टोकरी में डालती है। टोकरी में पनीर डालते ही पनीर 20 गुना हो जाता है। अरे वाह, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? ऐसा सच में हो रहा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब आओ भी जल्दी, इसे बेच कर आओ। जितनी जल्दी हो बच्चे की फीस जमा करो। आज फीस भरने की आखिरी दिन बची है। सावंत हीरालाल सेठ के यहाँ सब काम छोड़कर बाजार में जाकर पनीर बेचने का काम शुरू कर देता है। उस बाजार में सावंत के पनीर का दाम सबसे कम होने के कारण उसके पनीर हाथों हाथ बहुत तेज बिके। भाई, मेरी एक होटल है, मुझे आपके पनीर बहुत अच्छा लगे और वाजिब दाम के हैं। क्या आप रोज मुझे 20 किलो पनीर दे सकते हो? बिल्कुल साहब, आपको हर दिन जितना भी किलो पनीर चाहिए बता दीजिएगा, आपको उतना मिल जाया करेगा। पनीर बेचकर सावंत को जो भी रुपए मिले उससे सावंत स्कूल की फीस भरने जाता है। साहब, मैं रुपए लेकर आ गया हूँ, ये बच्चे रुपए रखिए और मेरे बच्चे का एडमिशन कीजिए। तुम आने में जरा देर हो गए, तुम समय पर रुपए नहीं ला पाए तो मैंने दूसरे बच्चे को वो जगह दे दी। ऐसा ना कहो साहब, मेरे बच्चे का भविष्य का सवाल है, मुझे उसे अच्छा जीवन देना है। चाहे तो मुझे आप नौकर बना लीजिए, पर मेरे बच्चे की भर्ती कर दीजिए। ये सुनकर चंदन को खुद से शर्म आ जाती है और वो कहता है, शांत हो जाओ सावंत, मैं भी एक बाप। तुम्हारे सच्चे मन और अपने परिवार के प्रति समर्पण और मेहनत ने मुझे बदल कर रख दिया है। तुम्हें और रुपए देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चे का एडमिशन लेता हूँ और साथ ही ये वादा करता हूँ कि हर साल जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और रुपए के अभाव में स्कूल की फीस नहीं दे पाते, उनके लिए मैं रियायत करूँगा। सावंत घर आता है। क्या हुआ? आज कितने रुपए मिले और मुन्ना का एडमिशन हुआ कि नहीं? सावंत सारी बात शिखा को बताता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आगे क्या? अब मैं अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहता हूँ। साथ ही मेरे साथ काम करने वाले मित्र जो हीरालाल से परेशान थे, उनको भी अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूँ। मैं उन्हें पनीर कम रुपए में उपलब्ध कराकर दूर दूर गाँव में भेजने के लिए भेजूंगा, जिससे मेरी कमाई बढ़े और उनका भी घर अच्छा चले। हाँ जी, जैसे आप परेशान थे वैसे ही उसके यहाँ काम करने वाला सभी मजदूर किसान परेशान थे। आपके मेहनत के पगार न रुपए देता था, उल्टा बहाने बनाकर रुपए काट देता था। उसे भी अब पता चलेगा कि आप लोग कितने कीमती थे उसके लिए। मेरे पास एक जादुई टोकरी है जिससे मैं हर दिन थोड़ा सा पनीर डालता हूँ तो ढेर सारा पनीर मुझे मिल जाता है। इतना मिल जाता है कि मैं एक दिन में बेच नहीं सकता। और तुम लोग मेरे साथ काम करने के इच्छुक हो तो बताओ, मैं तुम्हें हीरालाल से दुगने रुपए दूंगा। बस तुम्हें गाँव जाकर मेरा सामान बेचना है। अरे भाई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमें अब उस कपटी हीरालाल के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। हम तो बस कहीं और काम ना मिलने के कारण उसके यहाँ मजबूरी में काम करते थे। हम जरूर तुम्हारे साथ काम करेंगे। दूसरे दिन से सभी सावंत से पनीर लेकर बेचने चले जाते हैं और सावंत का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीतने लगते हैं और सेठ हीरालाल के यहाँ कोई मजदूर नहीं आता और उसका व्यापार ठप होने लगता है और वो सावंत से मिलने उसके घर जाता है। सावंत कहाँ है? वो कई दिन से काम पर नहीं आ रहा है। आप ही तो कहते थे ना सेठ जी, उनको दिए गए रुपए से संतुष्ट नहीं हो तो कहीं और काम ढूंढ लो। इसलिए उन्होंने कहीं और काम ढूंढ लिया। अब हम बहुत खुश हैं। अरे ऐसा ना कहो बहना, कहो तो वेतन दुगना कर दूंगा, पर उसे भेजो। अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा, दोबारा गलती नहीं होगी। पर उसे बताना कि मैं आया था, दुगनी पगार के साथ उसे वापस रख लूंगा। उसे कृपा करके एक बार मेरे पास भेजना। गलती बार बार नहीं होती सेठ हीरालाल। अब दोबारा तुम पर भरोसा करके हमें अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी। इतना घमंड ठीक नहीं है शिखा। मैं भी देखता हूँ तुम कितने दिन और मेरे पास काम के लिए नहीं आते हो। समय आने पर तुमको बताऊंगा। ये कहकर हीरालाल वहाँ से चला जाता है। एक दिन बाजार में हीरालाल को सावंत मिलता है।
अरे सावंत, तू किसानी छोड़कर ये पनीर बेचना कैसे शुरू कर दिया? अब भी मौका दे रहा हूँ, मेरे पास वापस आ जा, मैं तुझे काम पर वापस रख लूंगा। कब तक और आखिर कहाँ से रोज रोज पनीर लाकर बेचोगे? मेरी चिंता छोड़िए सेठ जी, अपनी चिंता करिए। सुना है आपके पास काम करने के लिए कोई मजदूर नहीं आ रहे हैं। चलिए छोड़िए, ये ताजा पनीर ले जाइए, आधे दाम में दे दूंगा। इस महंगाई के दौर में भी ये आधे दाम में पनीर कैसे दे सकता है? ना इसके पास गाय है ना भैंस, कहीं से चोरी करके तो नहीं लाता? अरे नहीं सावंत, ऐसा नहीं है, लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है। पता लगाना पड़ेगा कि पनीर लाने के लिए इतना दूध ये कहाँ से लाता है। इसके पास जितनी पनीर है उतने तो पूरे गाँव में दूध भी नहीं होता। मंगलू, तुझे मैं मुँह मांगे रुपए दूंगा और दुगनी पगार देकर तुझे वापस काम पर रख लूंगा। पर एक बात बता कि सावंत अचानक से इतना अमीर कैसे बन रहा है? पूरे गांव में इतना दूध नहीं होता जितना वो पनीर बेच लेता है। कहाँ से ला रहा है वो इतना सारा पनीर? उसके पास कोई जादुई टोकरी है जिससे वह कुछ पनीर डालकर उसे ढेर सारा पनीर बना लेता है। अरे ये है उसका राज। तो बेवकूफ धनिया सोना डालकर अमीर क्यों नहीं बन जाता? काहे रोज रोज इतनी सारी मेहनत करता है और पनीर बेचता है? उसने मुझे बताया था अगर इसके अलावा टोकरी में कुछ और डाला जाए तो ये काम नहीं करेगा और बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। रात को जाकर वो दोनों टोकरी चुरा लेते हैं और टोकरी में पनीर डालकर ढेर सारा पनीर बनाकर बेचने लगता है। तेरा काम खत्म, निकल अब तू। उस सावंत के दम पर तू बहुत उचक रहा था, तो रुपए भी नहीं दूंगा, काम पर भी वापस नहीं रखूंगा, क्योंकि अब मैं पूरे देश में पनीर बेचकर सबसे अमीर इंसान बनूंगा। सेठ जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने आप पे भरोसा करके इतने राज की बात बताई थी और अपने मित्र तक को धोखा दिया। आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। ये बात तेरे मुँह से अच्छी नहीं लगती। ये तू कह रहा है जो सावंत जैसे ईमानदार दोस्त को तूने धोखा दिया, उसने तुझ पर भरोसा किया, इज्जत के साथ तुझे रोटी दी, तू उसका वफादार नहीं बन सका तो मेरा क्या बनेगा? और सबसे बड़ी गलती कि तूने मेरे जैसे लालची इंसान पर भरोसा किया, अब भुगत इसकी सजा। उधर बहुत ढूंढने पर भी सावंत को ये टोकरी नहीं मिल रही थी। अरे कहाँ रखा है मेरी जादुई टोकरी? कल रात को तो यहीं रखी थी, कहाँ गई? छोटा सा तो घर है हमारा, कहाँ रख दिया? मिल नहीं रहा। अजी सच कह रही हूँ, मैंने भी उसे नहीं हटाया है। कहीं किसी ने चोरी तो नहीं की? भला कौन उसे चोरी करेगा? मेरे दोस्तों के अलावा और कोई तो इस राज के बारे में नहीं जानता। तभी मंगलू आता है। मित्र, मैं हूँ विश्वासघाती। मैंने लालच में आकर सेठ हीरालाल को सारा राज बता दिया, फिर उसने मेरी मदद से वो टोकरी तुमसे चुरा ली। मैं हूँ तुम्हारा गुनहगार, मुझे सजा दो। जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर तुमको अपने किए का पश्चाताप है, यही तुम्हारे लिए सजा है। पर अब टोकरी के बिना हमारा क्या होगा? हमारी आजीविका कैसे चलेगी? क्यों ना आप उसी बाबा से मदद ले जिन्होंने आपको ये टोकरी दी थी, उन्हें सब कुछ बताइए। अब वो ही आपकी कोई मदद कर सकते हैं, क्योंकि उस कपटी हीरालाल से वो टोकरी वापस लेना हमारे बस की बात नहीं है। पर वो कहाँ मिलेंगे? ना उनका घर है, ना कोई पता है, ना उनको उनकी मर्जी के बिना कोई देख सकता है। हम नहीं देख सकते, पर वो तो हमें देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं। जहाँ वो आपसे मिले थे वहीं जाकर उन्हें आवाज दो। अगर वो वहाँ होंगे या आपका दुख उन्हें पता चल जाए तो वो बिल्कुल आएंगे। ठीक है शिखा, मैं ऐसा ही करता हूँ और तुरंत जाकर उनको मदद की गुहार लगाता हूँ। बाबा, आप कहाँ हो? मेरी पुकार सुन रहे हो तो मेरे सामने आइए। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या समस्या है? तू इतना परेशान क्यों है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? मेरे मित्र के धोखे के कारण वो टोकरी जो आपने मुझे दी थी वो एक लालची सेठ हीरालाल ने चुरा ली है। मैं वापस गरीब हो जाऊंगा और मेरे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि उस कपटी सेठ से टोकरी वापस ला सकूं। घबरा मत बेटा, मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसी वक्त उस टोकरी को अपनी शक्ति से अभिमंत्रित करता हूँ कि आज के बाद से कोई भी अधर्मी व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और अगर उसने कुछ मांगा तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज के बाद से कोई सच्चा व्यक्ति ही उसका इस्तेमाल कर पाएगा। उधर हीरालाल टोकरी में हमेशा की तरह पनीर डालता है ताकि उसे बड़ी मात्रा में बनाकर बेच सके, लेकिन इस बार पनीर के बदले उसके ऊपर गोबर गिरने लगे। तभी वहाँ बाबा प्रकट होते हैं। बड़ा शौक था ना तुझे दूसरे की मेहनत चुराने का। इस टोकरी को चुराने के कारण मैं तेरी सारी संपत्ति ले जा रहा हूँ, और दोबारा तूने इस टोकरी को छुआ या सावंत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तेरा आखिरी दिन होगा। नहीं, मैं समझ गया। आज के बाद से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मुझे दोबारा आपकी शक्ल देखनी पड़े। पर मेरे रुपए तो दे दो, खून पसीने की कमाई है। हाँ, दूसरे की खून पसीने की कमाई है, तेरी नहीं। अगर तेरा व्यवहार आगे सही रहा तो तेरी कमाई के पैसे वापस कर दूंगा, वो नहीं जो तूने ठग कर दूसरों से लिया है। अब चलता हूँ, अच्छे से नहाना। बाबा जादुई टोकरी लेकर सावंत के घर पहुँचते हैं। ये लो सावंत, तुम्हारी जादुई टोकरी, और अब इसे संभाल कर रख। मैंने हीरालाल को अच्छा सबक सिखाकर उसे टोकरी ले ली। अब वो दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। अब तुम फिर से इस टोकरी का उपयोग करके अपना जीवन संवारो। ये कहकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उस टोकरी की मदद और अपनी कड़ी मेहनत से सावंत ने बहुत तरक्की की और हीरालाल से भी ज्यादा बड़ा व्यापारी बन गया।